नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप के टैरिफ बवाल के बीच मोदी सरकार का जीएसटी मास्टर स्ट्रोक। अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब, आम आदमी को बड़ी राहत। कांग्रेस बोली गलती सुधारने में लगे 8 साल। पुतिन का ट्रंप को 2 टूक कड़ा संदेश, कहा किसी की धौंस नहीं चलेगी, कोई भी देश भारत और चीन से ऐसे बात नहीं कर सकता। भारत सिंगापुर के बीच कई अहम समझौते पर लगी मुहर। पीएम मोदी बोले आतंकवाद के संबंध में हमारी चिंताएं एक जैसी। साथ ही भारत जर्मनी ने द्विपक्षीय ट्रेड को लेकर की अहम घोषणा। पीएम मोदी के अपमान पर आज बिहार बंद। बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। राहुल तेजस्वी के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। आपस में भिड़े बीजेपी टीएमसी के विधायक। बीजेपी विधायकों को मार्शलों ने घसीटा। सीएम ममता ने पीएम मोदी को घेरा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ट्रंप टैरिफ बवाल के बीच मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक की। भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे देश की जनता काफी गदगद है। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बड़ा ऐलान किया गया। सरकार ने 12 और 28% का टैक्स स्लैब खत्म कर दिया और अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5 और 18% लागू होंगे। टैक्स की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों से लेकर छोटी कारों तक सैकड़ों उपभोक्ता वस्तुएं सब सस्ती हो जाएंगी। यानी भारत का उपभोक्ता अब और ज्यादा ताकतवर होगा। इस फैसले को सिर्फ टैक्स रिफॉर्म समझना बड़ी गलती होगी। यह कदम सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बवाल का जवाब भी है। साथ ही सरकार के इस फैसले पर हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस कह रही है कि यह फैसला बिहार चुनाव के लिए लिया गया है। तो पी चिदंबरम ने जीएसटी दरों में कटौती का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि यह कदम उठाने में 8 साल क्यों लग गए। जो सरकार ने फैसला लिया है, यह ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका है। देखिए, ट्रंप अपने कंज्यूमर को तो सुरक्षित नहीं रख पा रहे, क्योंकि जो टैरिफ वार पूरी दुनिया में ट्रंप ने छेड़ी है, उसका अंतिम असर किसके ऊपर पड़ने वाला है? उसका अंतिम असर तो अमेरिका के कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। चाहे 50% लगाओ, 25% लगाओ, कहीं 19% लगाओ, हर जगह से जो सामान जाएगा और अमेरिका में मार्केट के अंदर आएगा तो उस पर यह टैरिफ का बोझ होगा और कंज्यूमर परेशान होंगे, क्योंकि उनको वही सामान अगर भारत के बदले पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भी चला गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसकी थोड़ी बढ़ गई, थोड़ी ही बढ़ सकती है, क्योंकि भारत के मुकाबले पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश न तो वो क्वालिटी प्रोवाइड कर पाएंगे और न ही वो क्वांटिटी उतना बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए समस्या भारत के लिए बहुत बड़ी नहीं थी, क्योंकि सबका अपना अपना बाजार होता है। ऐसा नहीं है कि अगर छोटे मोटे दुकानों में बिना ब्रांड के सामान खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए जीन्स पैंट शर्ट खरीदते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लाजपत नगर में अगर 2-4 और दुकानें खुल गई या फिर वो सामान्य सस्ते दाम पर बिकने वाले कपड़े ज्यादा आ गए तो इसका मतलब उसका पूरा मार्केट क्लैश कर जाएगा। ये होता नहीं है। तो अमेरिका में भारत के जो सामान हैं वो संख्या के, क्वांटिटी के आधार पर और क्वालिटी जो प्रोवाइड करता है वो तो उतना बरकरार रहेगा। थोड़ा बहुत असर होगा किसके ऊपर? इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर, जिसको वहां पर भेजना है। अब देश के कंज्यूमर को इतना बड़ा फायदा दे दिया गया, मतलब जो लोग खरीदारी करते थे वो और ज्यादा खरीदारी करेंगे। जो पैसे बचते हैं वो फिर मार्केट में ही सर्कुलेट होते हैं। तो ये जीएसटी में जो परिवर्तन किया गया, रेट बदला गया है, उससे भारत का कंज्यूमर का मार्केट बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगा। हम जो बाहर भेज रहे थे, मान लेते हैं ट्रंप टैरिफ से कुछ निर्यात प्रभावित होंगे, तो उस निर्यात को प्रभावित होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने कंज्यूमर के खरीद की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। और यहां के कंज्यूमर अगर अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे तो फिर जो नुकसान अमेरिका न भेजे जाने के कारण होगा वो हमारे देश में उसके कंज्यूमर मिल जाएंगे। तो ये जो तोड़ निकाला है, समस्या
ट्रंप को इसी बात को लेकर है, अमेरिका को इसी बात को लेकर है, और विपक्ष में बैठे हुए कांग्रेस ये तो सवाल उठाने के लिए पैदा हुई है। क्योंकि ये 8 साल का इंतजार, 7 साल का इंतजार, जिन लोगों ने 70 साल इंतजार करवाया ये जीएसटी लगाने के लिए, कुछ फैसले लेने के लिए, वो अब 8 साल 7 साल की बात कर रहे हैं। क्योंकि जीएसटी पर सुधार तो तब होता है जब एक्सपेरिमेंट लिया जाता है कि क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट लिया गया, अब सुधार किया गया है, इसका असर कुछ समय के अंदर दिखाई पड़ेगा। जी, तो सरकार का ये फैसला भारत की जनता के लिए खुशी लेकर आया है, तो वहीं ट्रंप को झटका दे गया है। साथ ही टैरिफ की धौंस जताने वाले पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी सुनाई है। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक कहा कि आप भारत चीन से इस तरह बात नहीं कर सकते। ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की रवायत और डिप्लोमेसी के शिष्टाचार सिखाते हुए पुतिन ने कहा कि ट्रंप भारत और चीन पर टैरिफ और प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश ना करे। पुतिन ने ट्रंप प्रशासन पर एशिया की 2 सबसे बड़ी शक्तियों को कमजोर करने के लिए आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पुतिन का संदेश तो कड़ा है, ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी गई। देखिए, ट्रंप को जो पुतिन बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं दी है। उधर यूक्रेन से युद्ध को लेकर सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया, पिछली बार अलास्का में बैठक हुई और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ समय के अंदर बातचीत का समाधान नहीं निकला, अगर जेलेंस्की पीस के टेबल पर नहीं आता, तो इसका समाधान निकालने के लिए हम सैन्य कार्रवाई ऐसे करेंगे कि 24 घंटा के अंदर यूक्रेन रूस का हिस्सा बन जाएगा। ये पहली बात उन्होंने कही। दूसरी बात, ट्रंप को चेतावनी देते हुए कही कि अगर अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी का थोड़ा भी ख्याल होता तो एक अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बार बार इसका जिक्र नहीं करता कि हम रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, कैसे उसकी फंडिंग रोक देंगे, पैसे बंद करवा देंगे, और उसके लिए चीन और भारत को टारगेट करेंगे, आर्थिक तौर पर दबाव डालेंगे उसके ऊपर व्यापार डील को लेकर। तो ये ट्रंप भूल चुके हैं कि चीन और भारत दोनों को चैलेंज करना उनकी हैसियत से ऊपर की चीज है। अभी अमेरिका के इतने सालों तक संबंध भारत के साथ बेहतर रहे, तो उसमें क्या ये जितने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं जिसमें इनबैलेंस है, बैलेंस भारत के पक्ष में है, ट्रेड बैलेंस भारत के तरफ है, क्योंकि भारत ज्यादा सामान वहां बेचता है। तो ये 43 बिलियन डॉलर का अगर ट्रेड अनबैलेंस है उसके लिए, तो ऐसी स्थितियों में ये कभी ट्रंप ने सोचा कि हम 10 साल 15 साल में या 20 साल के अंदर कितने ट्रिलियन डॉलर का हथियार उससे खरीद चुके हैं, न्यूक्लियर कंपोनेंट खरीदते हैं, दूसरे बड़े डील करते हैं, जिसके कारण उसका 20 साल का जो ये छोटे मोटे व्यापार के लेवल का घाटा है वो पूरा हो जाता है। इसलिए हमने भी टारगेट शिफ्ट किया। तो अब ट्रंप की परेशानी बढ़ी है। पुतिन ने यही बात उसको समझाने की कोशिश की कि रूस का नाम लेकर चीन और भारत को धमकी देना बंद करो, नहीं तो अभी तक तो चीन और भारत ने ट्रेड वार के रास्ते से ट्रंप को सबक सिखाने की कोशिश की है। अगर हम लोगों ने सामरिक गठबंधन कर लिया तो आधी दुनिया में तुम्हारी एंट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि तुम अमेरिका से यूरोप तक नहीं पहुंच सकते जब तक रूस, भारत और चीन अगर अलग गुट बना लेता है तो इसलिए ये पुतिन की चेतावनी सामान्य नहीं है, बल्कि ट्रंप के लिए खतरनाक संदेश है। जी, तो एक एक कर देश अमेरिका को सबक सिखा रहा है, तो वहीं सिंगापुर हो या जर्मनी, भारत से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच में आज अहम बैठक हुई। भारत और सिंगापुर में आज नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष, कौशल विकास, डिजिटल परिसंपत्ति, नवाचार और हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वॉडेफुल के बीच में द्विपक्षीय कारोबार को दोगुना करने पर सहमति बनी है। चाहे वो जर्मनी हो या सिंगापुर, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत को कितना फायदा हो रहा है और भारत कितना मजबूत हो रहा है। देखिए, एक मौका मिला है पूरी दुनिया में, और ये मौका मिला है ट्रंप के रवैये, अमेरिका के तरीकों से, और ये मौका भारत के लिए भी है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो उसका उपयोग कर रहे हैं कि अगर 2 बड़े देश, 2 शक्तिशाली देशों के बीच
अगर व्यापार के स्तर पर इतनी बड़ी जंग का ऐलान होता है तो दूसरे देश भी उसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि वो भी प्रताड़ित हैं। तो जर्मनी के विदेश मंत्री जब भारत आए, डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात हुई, तो उनका पहला बयान यही था कि जर्मनी और भारत एक ही टीम से खेल रहा है। मतलब यूरोपीय संघ के देशों पर भी ऐसे ही टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, और भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाया है। तो हम लोग क्यों ना पहले से ज्यादा नजदीकी हों। और नजदीकी की बात इसलिए की जा रही थी क्योंकि सिर्फ जर्मनी की बात नहीं है, ब्रिटेन से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, फ्रांस उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जर्मनी ने साफ तौर पर संकेत दिया कि हम आगे के संबंध बनाने के लिए तैयार है, आर्थिक आधार पर हम एक दूसरे के करीबी आएंगे। और उसी तरह से संकेत यह भी दिया कि हम लोग सिर्फ बड़े देश 3-4 ही नहीं हैं, बल्कि जैसे यूरोपीय संघ में देखा जाए 29 देश हैं, लेकिन जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ये 3 बड़े प्लेयर हैं, और सब छोटे छोटे देश हैं, स्वीडन हो या स्विट्जरलैंड हो, ये सब छोटे छोटे देश हैं। तो इन लोगों को साथ लेकर हम तैयार हैं कि यूरोपीय संघ के साथ ही क्यों ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया जाए। अब उधर से चलते हुए सिंगापुर भी आ गया। सिंगापुर भी कह रहा है कि भाई ये हम ट्रेड बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और सिंगापुर क्या है? सिंगापुर एक हब है, और सिंगापुर दुबई का इस्तेमाल एशिया के कई देश करते हैं, जो कि सिंगापुर में अपनी कंपनी बनाते हैं, और दूसरे देश के माध्यम से सिंगापुर से भारत का व्यापारिक संबंध बढ़ता है। तो अगर सिंगापुर को हम छूट देते हैं तो उसके साथ भी हमारा द्विपक्षीय संबंध बढ़ेगा, बेहतर होगा, और वहां के थ्रू सेंट्रल एशिया में भी हम अपना प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। तो उधर ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ आया, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर, वहां के फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों ने कहा कि ट्रंप ने गलती की है, टैरिफ का हम विरोध करते हैं, और आगे क्वाड में भी इस समस्या को लेकर जाएंगे कि अमेरिका क्वाड में हम लोगों का इस्तेमाल करता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है उसमें, और दूसरी तरफ जब आर्थिक आधार पर जब इनको पूरी दुनिया के कदमों में लाने की जरूरत पड़ती है तो फिर हम ही को टारगेट करता है। तो ऑस्ट्रेलिया का समर्थन, उधर जापान का समर्थन, इधर भारत, चीन, रूस एक साथ, यूरोपीय संघ है जो भारत की तरफ देख रहा है। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में ये जो ट्रेड वार अमेरिका ने छेड़ा है उसका खामियाजा उसे ही ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जी, अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अगले महीने हो जाएगी। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान हो सकता है। कहा जा रहा है कि नवंबर में 2 या 3 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो सकती है। पर चुनाव से पहले गाली कांड को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के खिलाफ आज एनडीए सड़कों पर उतरी। विरोध में एनडीए ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद का असर भी देखा गया, जिसके तहत अलग अलग शहरों में एनडीए कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन में कई बड़े नेता भी शामिल हुए। राहुल और तेजस्वी से माफी की मांग की गई है। जबरदस्त बिहार बंद का असर देखा गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए कितना बड़ा झटका है। देखिए, ये दोनों के लिए समस्या ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले का उपयोग महिलाओं के साथ किया, और महिलाओं ने मोर्चा खोला। ये मीडिया वाले सिर्फ कुछ शहरों को दिखा पाए, कुछ हाईवे एक्सप्रेसवे को दिखा पाए, लेकिन वो नहीं दिखा पाए जो हर गांव में, हर पंचायत में ये प्रोटेस्ट चल रहा था। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ इन लोगों के खिलाफ नहीं था, बल्कि जागरूक करने को लेकर भी था कि देखो ऐसे लोग हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे, जो कि गलती भी करता है और गलती को डिफेंड भी करता है, तो उसको उसकी औकात बताना हम लोगों का काम है। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को एकजुट करके गांव-गांव में महिलाओं का जो मोर्चा शुरू किया है, उससे तो दिक्कत यही हो रही है कि आगे राहुल गांधी बिहार जाए और तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले। अभी चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो ऐसे समय में हर गांव में ऐसा न हो कि प्रधानमंत्री मोदी की मां की गाली देने वाले को हर जगह प्रोटेस्ट का सामना करना पड़े। इनके पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के घर में भी घुसपैठ हो चुका है। इनकी महिलाएं भी बाहर आकर कह रही है कि एक माफी मांगने में तुम्हें क्या जाता है। तो आगे इस मुद्दे पर संघर्ष बढ़ेगा, और एनडीए ने यह सोच लिया है कि इस मुद्दे का हम इन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करें जिसने एक मुस्लिम युवक से गालियां दिलवाई और अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इन लोगों से एक बड़ी गलती हो गई है। इसलिए अभी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा,
ये प्रोटेस्ट बढ़ेंगे ही और उतना ही इसकी कम आएगी, महागठबंधन की अपनी स्थिति कमजोर होगी और फिर धीरे धीरे इन लोगों के नेता घर से निकलने से डरेंगे कि कहीं रास्ते में 100-200 महिलाएं ऐसी ना हो जो प्ले कार्ड लेके खड़ी हो और इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। जी, आज की आखिरी खबर में बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी और टीएमसी विधायक आपस में भिड़ गए। हंगामा अल्पसंख्यकों से जुड़े एक बिल पर चर्चा के दौरान शुरू हुआ। हंगामे की वजह से विधानसभा स्पीकर को मार्शल बुलाना पड़ा। इस दौरान बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। उनके अलावा बीजेपी के 4 और विधायकों को भी सस्पेंड कर दिया गया। शंकर घोष को घसीट कर सदन से बाहर निकाला गया। बाहर निकालते समय वो गिरकर बेहोश भी हो गए। वहीं स्पीच के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने मोदी चोर वोट चोर के नारे लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी राष्ट्र विरोधी पार्टी है जो देश को बांटना चाहती है। बड़ा शर्मसार करने वाली तस्वीरें आज विधानसभा से आई। ये कैसी गुंडागर्दी चल रही है ममता बनर्जी की? देखिए, ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर अब गुंडागर्दी नहीं करेंगे तो सत्ता चली जाएगी। अब ये सदन के अंदर, सदन के बाहर हर जगह गुंडागर्दी करेगी और इसलिए ये स्पेशल सेशन का ड्रामा किया गया था। कहीं भी विशेष सत्र बुलाया जाता है तो कोई तात्कालिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया जाता है। ये बिल पास करने के लिए, सेंसर मोशन लाने के लिए नहीं बुलाया जाता। और चर्चा करने के लिए जब भी बुलाया गया है तो उसका दुरुपयोग किया गया है। स्पेशल सेशन अरविंद केजरीवाल भी बुलाता था। क्यों? क्योंकि विशेष सत्र के दौरान इसको पीएम मोदी को गाली देने के लिए इम्यूनिटी मिल जाती थी। विशेषाधिकार है संसद में सांसदों का और विधानसभा में विधायकों का, इन लोगों को विशेषाधिकार मिला हुआ है। अब ममता बनर्जी की तो और स्थिति खराब है क्योंकि वहां पर जो नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हैं वो इनके कमांडर इन चीफ रहा करते थे। इनको नंदीग्राम से चुनाव जितवाया करते थे और अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो वो जितने आक्रामक हो रहे हैं, ये ममता बनर्जी को याद आ रहा है कि जब ये यूथ कांग्रेस में रहा करते थे और इसी आक्रामकता के कारण यूथ कांग्रेस से टीएमसी बनाने की प्रेरणा इनको मिली। इन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया, सड़कों पर हंगामा चला, खून खराबा भी हुआ और उसके बाद ममता बनर्जी ऐसी पॉपुलर हो गई कि ये नंदीग्राम में जो कांड हुआ था, ये आज भी शहीद दिवस मनाते हैं। वोटर आईडी कार्ड के मुद्दे पर कम्युनिस्टों के खिलाफ आंदोलन किया था। उसी छवि को अब दिखाई पड़ रहा है ममता बनर्जी को कि हमारा ही कमांडर जो था अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे ही एग्रेसिवनेस दिखा रहा है। तो मतलब अब ये हमसे सत्ता छीन कर ले जाएगा। तो ड्रामा करना चाहिए। और ड्रामा कैसे होगा? जब तक मुसलमानों की बात नहीं करेंगे। ड्रामा कैसे होगा? जब तक को मोदी को गालियां नहीं देंगे। तो इसलिए स्पेशल सेशन में इन लोगों ने पहले बांग्ला भाषियों के ऊपर अत्याचार की बात की, अल्पसंख्यक मुद्दे की बात की, घुसपैठियों पर चर्चा की और फिर वोट चोरी पर बात की, लेकिन सेना पर बात नहीं की, जिसके एक ट्रक को इन लोगों ने रोक दिया। उसके जवान, जो सेना के जवान हैं, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया। इसी पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये सेना का अपमान आप लोग कर रहे हैं, इस पर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम विधानसभा में इसकी चर्चा भी चाहते हैं। और उसी पर हंगामा हुआ और उसके बाद पहले दिन शुभेंदु अधिकारी सस्पेंड, दूसरे दिन चीफ व्हिप सस्पेंड और ये मार धाड़ जो शुरू हुआ है वो आगे सदन के बाद सड़कों पर भी दिखाई पड़ेगा क्योंकि ममता बनर्जी इतनी परेशान हो गई है कि अब उनको सत्ता खोने का डर है, तो अब गुंडागर्दी ही कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।